हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, फिर वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और खुद से वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो मैं तो हूँ बताने के लिए आपको, ठीक है। तो पढ़िए आप और वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक दुकानदार अपने स्टॉक का 1/3 भाग 30% के लाभ पर बेचता है और 2/5 भाग 25% के लाभ पर, और शेष जो है 45% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने कुल 4160 रुपए का लाभ कमाया तो उसके पूरे स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो उसके पास जो खरीद के लाया होगा वही तो इसके पास स्टॉक होगा, यही हम मान के चलते हैं कि जो वो खरीद के लाया होगा कॉस्ट प्राइस पे, वही उसके पास क्या होगा, स्टॉक होगा। तो उसी का 1/3 भाग 2/5 भाग और शेष भाग जो है वो बेचता है, जिससे उसको प्रॉफिट होती है 4160 रुपए की, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक है या कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है। कॉस्ट प्राइस ही तो हमारी क्या होगी, स्टॉक होगी, ठीक है। हमारी कॉस्ट प्राइस ही तो क्या होगी, स्टॉक होगी, क्योंकि जो खरीद के लाया है वही तो स्टॉक हुआ उसका, और उसी को तो बेच रहा है। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा कितना है, 90x। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने 90x ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 भाग, अगर मैं 100 का 1/3 करूँ तो 33.33% आएगा। 2/5 भाग किया और शेष, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हमने क्या किया कि 3 और 5 का क्या किया, एलसीएम ऐसा ले लिया जाकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए सॉल्व करने पर, ठीक है। अगर हम 100 भी लेंगे 200 भी लेंगे तो अब भी दशमलव में आएगा, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन क्या है कि सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि स्टॉक का मतलब कॉस्ट प्राइस का या स्टॉक का कह सकते हो 1/3 भाग, 1/3 भाग इसका कितना होगा, 1/3 भाग कितना होगा, 30x। कितना होगा, 30x। और आगे कह रहा है 2/5 भाग, तो 2/5 भाग कितना होगा इसका, टोटल का। इसने ऐसा नहीं कहा है कि बचे हुए का, उसने सिर्फ कहा है 2/5 भाग, मतलब वो टोटल की बात कर रहा है। तो इसका 2/5 भाग कितना होगा, 36, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो 18, 18 दूना 36, इसका कितना हो जाएगा 36x। आगे कह रहा है कि शेष जो है 45% पे, तो शेष कितना बच गया, 90 में से 30 और 36 गया तो कितना बच गया, 24x। अब यहाँ पे देखिए कि 1/3 भाग को कितने पर बेच रहा है, 30% प्रॉफिट पर, कितने पे, 30% पे। और 2/5 भाग को कितने पे बेच रहा है, 25% पे प्रॉफिट पे। और शेष को कितने पे बेच रहा है, 45% पे प्रॉफिट पे। तो यदि उसने कुल 4160 रुपए का लाभ कमाया, यहाँ देखा जाए तो उसने कितने पे, ये हमारा सीपी हो गया, सीपी का 30% उसने लाभ कमाया, मतलब 30 का 30x उड़ते, इसका 30% कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, 9x का प्रॉफिट यहाँ कमाया इसने, कितना कमाया, 9x का। और यहाँ पे 1/4 होगा, 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9x, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। और 45% कितना होगा, 24x का। तो निकाल लेते हैं, 45/100
तो 5 9 45 और 5 कितना हो जाएगा ये 20। यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना 10। तो 12 9 108 कितना हो जाएगा 10.8x। यहाँ पे भी क्या हो गया दशमलव आ ही गया। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ हो गया 9x का, यहाँ हो गया 9x का, यहाँ हो गया 10.8% का। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट कितना हो गया 9x प्लस 9x प्लस 10.8x। लेकिन वो कह रहा है कि हमें उस कितना का प्रॉफिट हो रहा है 4160 रुपये का। तो 4160 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट यहाँ पे इतने का हो रहा है लेकिन वो कह रहा है 4160 का हो रहा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 10 28.8x बराबर कितना 4160। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4160। ये दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया 10 से ऊपर गुणा कर दिया और ये कितना हो गया 288। 4 से भाग देते हैं जाएगा 4 1 4 4 चौका 16 0 10 ये है यहाँ 4 7 28 4 दूनी 4 दूनी 8 4 6 24 18 चौक 72 4 6 24 4 5 20 4 से नहीं कटेगा सॉरी 130/9। तो ये कितना हो गया 1300/9 क्योंकि यहाँ एक 10 था ना। तो 130 है 10 तो यहाँ कितना हो गया हमारा बटा 9। हमसे पूछ क्या रहा है तो उसके पूरे स्टॉक का मूल्य कितना था 90x। तो 9x का मान हमें पता है 1300/9। तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ 10 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा पूरे स्टॉक का मूल्य 13,000 रुपये। कितना 13,000 रुपये। कौन सा सही है हमारा ई। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल ही था। बस आपको वो करना है जो वो कहता जाए। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि उसने यहाँ पे स्टॉक की बात कही है और प्रॉफिट पे, उसके बाद क्या है प्रॉफिट पे बेच रहा है और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि वो जो खरीद के लेके आया होगा वही तो हमारा क्या होगा स्टॉक होगा, और जिसपे खरीद के लाया होगा वही तुम्हारी सीपी होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो सीपी है जो स्टॉक है वो 90x में खरीद के लाया था टोटल। तो उसी को क्या कर रहा है प्रॉफिट पे बेच रहा है, अलग अलग भाग जो है प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो टोटल प्रॉफिट बराबर हमारा निकल आया और उसने दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसके बराबर हमने किया, एक्स का मान आ गया और हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। ठीक है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है समान लंबाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में पूरी तरह जलती है। यदि उन्हें शाम 4:30 बजे जलाया जाता है तो किस समय एक मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की लंबाई से दुगनी होगी। ठीक है, तो हम कार्य क्या करेंगे उसमें, कार्य तो हमारा क्या होगा, हमारा कार्य वही होगा जो मोमबत्ती हम जलाएंगे वही तो हम कार्य कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाने का ही तो कार्य है। तो कह रहा है समान लंबाई की दो मोमबत्तियां, मतलब क्या है हमारा टोटल वर्क जो है वो समान है क्योंकि मोमबत्ती जो है समान है। तो हम जो टोटल वर्क करेंगे वो समान ही तो करेंगे, मतलब सेम लंबाई की मोमबत्ती जला रहे हैं तो टोटल वर्क भी हमारा क्या होगा समान होगा। तो हम मान लेते हैं ए हमारा क्या है, पहली मोमबत्ती हमारी ए है जो 4 घंटे में जल रही है। टोटल टाइम अगर अकेले जलेगी तो 4 घंटे में पूरा जल जाती है। और बी जो जल रही है वो टोटल 5 घंटे में पूरा जल जाती है। तो ये हमारा टाइम हो गया। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इफिशियंसी लेनी पड़ेगी। तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा 4 पंचे 20 और इनकी इफिशियंसी क्या होगी हमारी 4 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा 5 और 5 से भाग दिया तो यहाँ क्या आएगा 4। इनकी इफिशियंसी ए और बी की आ गई 5 और 4।
तो हमारी जो मोमबत्ती की लंबाई वो होगी, वो कितनी होगी, टोटल वर्क के बराबर ही तो होगी, क्योंकि हम मोमबत्ती जलाने का ही तो कार्य कर रहे हैं, वही तो हमारा क्या है, टोटल वर्क ही है ना। तो हम मान लेते हैं मोमबत्ती की लंबाई कितनी है हमारी, मोमबत्ती की लंबाई हमारी कितनी है, 20 है। कितनी हमने मान लिया, 20, क्योंकि हम तो यही टोटल वर्क कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाने का ही तो कार्य कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उन्हें 4:30 बजे जलाया जाता है, तो किस समय एक मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की लंबाई से दुगनी होगी। तो अगर ये देखा जाए तो ए कितना, 1 घंटे में अगर 5 यूनिट जल रही है और बी 4 घंटे में 1 यूनिट जल रही है, तो ये हमसे तो बोला नहीं है कि कौन सी लंबाई ज़्यादा होगी। तो क्या है कि अगर सेम टाइम में पूछ रहा है तो सेम टाइम में कौन कम जलेगा कौन ज़्यादा जलेगी, भाई इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, पर घंटे 5 जल रही है और ये 5 घंटे पर घंटे 4 जल रही है, तो ये दूना होगा किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसने कहा है कि किस समय एक मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की लंबाई से दुगनी होगी। ये उसने नहीं बताया कि कौन सी मोमबत्ती दुगना होगी कौन सी 1 गुना होगी, ठीक है। तो जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो उसकी लंबाई ज़्यादा बची रहेगी, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है अगर मोमबत्ती की लंबाई सेम है तो, ठीक है। तो क्या होगा हमारा बी 2 और ए 1, ये समझ में आ गया। तो अगर आप बताइए कि अगर ये टोटल दोनों की लंबाई कितनी है 20, अगर ये पर घंटे 5 यूनिट जल रही है तो टी टाइम में कितना जलेगी, 5T। कितना जल जाएगी, 5T। और यहाँ पर घंटे ये टोटल लंबाई 20 है, अगर पर घंटे 4 जल रही है तो टी टाइम में कितना जल जाएगी, 4T। 1 घंटे में 4 जल रही है तो टी टाइम, हमें टाइम तो पता नहीं है ना, टाइम ही तो बताना है। तो 4T टाइम, टी टाइम में कितना जल जाएगी, 4T। अब पूछ रहा है कि किसी ए समय एक मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती से दुगनी होगी। तो हमने क्या किया, 1/2 यहाँ से ये लिख दिया, ये भी लंबाई है क्योंकि लंबाई का रेशियो दे रखा है, और हमारा यहाँ भी क्या है, लंबाई का रेशियो है ना, 20 - 5T, ये टोटल लंबाई है, ये पर घंटे चल रही है, ये भी रेशियो ये भी रेशियो आपस में क्या हो गए, बराबर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 10T, बराबर कितना, यहाँ 20, यहाँ -40। अब सॉल्व कर लेते हैं तो 6T बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। तो T बराबर कितना, 10/3। यहाँ पे अगर मिनट और घंटे में चेंज किया जाए तो कितना होगा, 3 घंटे, 1/3 बचेगा, जिसको हम मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। हमारा कितना टाइम आ गया, 3 घंटा 20 मिनट में ये क्या होगी, पहली लंबाई दूसरी की क्या होगी, दुगनी होगी, कोई एक, ठीक। तो अब कह रहा है 4:30 बजे जलती है, तो 4:30 बजे अगर हमारी जलती है शाम को, तो इसमें अगर हम 3 घंटा 20 मिनट जोड़ दें तो कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 4 - 3 = 7 बजकर 50 मिनट पे ये हमारा कौन सा आंसर सही है, ए वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बात याद रखनी है इसमें, दो बातें, कि एक इसने कह रखा है कि समान लंबाई की मोमबत्ती है, तो हमारा जो टोटल वर्क है वो हमने 20 दोनों का मान लिया, मतलब मोमबत्ती की लंबाई हमारी जो होगी 20 होगी। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने क्या कहा है कि टोटल वर्क आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है आप 20 माना है आपने, 40 भी मान सकते हो, तो इफिशियंसी क्या होगी हमारी, अलग अलग आएगी, फिर उसी हिसाब से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा वही मानते हैं ताकि आसानी से कैंसिल हो जाए, हमारा एफिशिएंसी जो है वो एक्यूरेट आए, ना कि दशमलव में आए। यहाँ पे कहा है कि एक मोमबत्ती की लंबाई दूसरी की लंबाई से दुगनी होगी, तो ये नहीं बताया है कि कौन सी 1 गुनी होगी और कौन सी उसकी दुगनी होगी, ठीक है। तो ये बात हमें रखना है, जिसकी इफिशियंसी कम है वो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम में जल रही है तो उसकी क्या होगी, सेम टाइम के लिए उसकी क्या होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, जलने के लिए। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करने कैसे, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना आप
सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आप पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ उसे कैसे करना है फिर। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है सिमरन जो है और राहुल ने एक काम शुरू किया है। ये तो DDLJ आ गए भाई। तो सिमरन और राहुल ने एक काम शुरू किया और वैकल्पिक दिनों में काम किया, ठीक है। वैकल्पिक दिनों का मतलब यदि सिमरन पहले काम शुरू करती है तो पूरा काम 27 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। जबकि यदि राहुल पहले काम शुरू करता है तो पूरा काम अब 27.5 दिनों में पूरा होता है। तो सिमरन के मुकाबले मतलब राहुल की दक्षता का प्रतिशत बताना है। मुकाबले का मतलब ये होता है कि एक की अपेक्षा दूसरा कितना एफिशिएंट है, मतलब उसकी दक्षता कितनी अधिक है या कम है, ये बताना है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि आपसे कोई पूछे कि आपकी और आपके भाई की एफिशिएंसी की तुलना करनी है, तो आप किससे तुलना करनी है? तो आप खुद से करोगे, अपने भाई से अपनी तुलना करोगे, अपनी तुलना अपने भाई से करोगे। तो जिससे करोगे उसका क्या होता है, उसको नीचे रखते हैं। अब जिसकी करनी है उसको हम देखते हैं कि वो ज़्यादा है हमसे या कम है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको पूरी तरह। सिमरन राहुल ने एक काम शुरू किया और वैकल्पिक दिनों में काम किया। वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है कोई एक स्टार्ट किया, जैसे आज किसी एक ने सिमरन ने किया तो कल राहुल ने किया, फिर परसों सिमरन ने किया तो नरसों राहुल ने किया। तो मतलब एक एक दिन कर रहे हैं, वो साथ में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बोला है कि यदि सिमरन पहले काम शुरू करती है तो पूरा काम 27 दिनों में होता है। तो मान लिया हमने सिमरन और राहुल की एफिशिएंसी तो दे नहीं रखी है, तो सिमरन की एफिशिएंसी S मान लिया हमने और राहुल की क्या मान लिया, R मान लिया इनकी एफिशिएंसी। क्योंकि हमें टोटल वर्क के लिए क्या चाहिए भाई, काम करने के लिए हमें एफिशिएंसी और टाइम चाहिए। यहाँ पे तो टाइम उसने दे रखा है लेकिन एफिशिएंसी नहीं दे रखा है। अगर हमें काम करना है तो हमें एफिशिएंसी और टाइम पता होना चाहिए ना, तभी हम बता पाएंगे कि वो टोटल वर्क कितना कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें पहले पॉइंट पे कह रहा है कि यदि सिमरन पहले काम शुरू करती है, तो सिमरन शुरू करती है तो पहले सिमरन ने स्टार्ट किया, फिर क्या किया राहुल ने अगले दिन, फिर सिमरन, फिर राहुल। देखा जाए तो पहले सिमरन फिर राहुल, फिर सिमरन फिर राहुल, ठीक है। तो देखा जाए तो 27 सही 1/3 दिन, मतलब 13 दिन सिमरन ने किया, फिर 13 दिन राहुल ने किया। अब किसकी बारी है भाई, 26 दिन काम हो गया। अब बच्चा किसकी बारी है, अब अगला काम कौन करेगा अगले दिन, अगले दिन फिर कौन करेगा सिमरन, क्योंकि स्टार्ट सिमरन ने किया था। तो अब कितना दिन काम हो गया, कितने दिन काम हो गया, 13 दिन किया। यहाँ एक दिन और काम किया, किसने किया सिमरन ने किया। फिर अगला काम किसने किया, राहुल ने किया। अब राहुल ने कितना किया, 1/3 दिन किया, क्योंकि टोटल काम कितना हो रहा है 27 से 1/3 दिन। तो 13 दूना 26 एक 27, 27 और 1/3 दिन हो गया ना, 27 से पूरा 1/3 दिन। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्य कंप्लीट हो गया, टोटल कार्य। तो टोटल कार्य क्या हो गया हमें पता चल गया, टोटल वर्क हमें पता चल गया। क्योंकि टाइम एंड इफिशियंसी का गुणा किया तो क्या हो गया हमारा वर्क, टाइम एंड इफिशियंसी वर्क, टाइम एंड इफिशियंसी वर्क। तो ये क्या हो गया हमारा कार्य, टोटल वर्क हो गया कंप्लीट। तो जोड़ लेते हैं, देखते हैं सिमरन का कितना हो गया, ये 14 यस, प्लस ये कितना हो गया 13 R, प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं R 1/3। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि राहुल पहले काम शुरू करता तो पूरा काम 27.5 दिनों में पूरा करता। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए देखा जाए तो राहुल स्टार्ट कर रहा है, फिर सिमरन करे अगले दिन, फिर अगले दिन राहुल, फिर अगले दिन सिमरन। देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, 13 दिन राहुल ने किया, फिर 13 दिन सिमरन ने किया। अब कितना 26 दिन काम टोटल खत्म हो गया। अब 27वां दिन फिर कौन करेगा, क्योंकि स्टार्ट तो राहुल ने किया है। तो अब क्या है 27वां दिन कौन करेगा, राहुल ने किया। 27वां दिन मतलब अगला दिन, एक दिन। फिर अगले दिन किसने काम किया, सिमरन ने। और सिमरन ने कितना किया
0.5 डे, आधा दिन ही काम किया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टोटल वर्क कंप्लीट मिल गया हमें। यहाँ पे भी क्या हुआ, टोटल वर्क मिल गया हमें। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 13, ये सॉरी यस होगा यहाँ। तो 13 एक 14 आर, अब 13 यस प्लस 0.5 एस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टोटल वर्क। तो देखा जाए तो दोनों टोटल वर्क क्या है, समान है, एक ही कार्य कर रहा है। तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। तो अब क्या होंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं हम। तो हमें क्या आ गया, दोनों को आपस में हमने बराबर कर लिया। तो ये 14 आर प्लस 13 एस प्लस 0.5 एस बराबर कितना, 14 एस ये वाला प्लस 13 आर प्लस 1/3 आर। तो ये बराबर है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 13 सही 1/3 आर है। तो इसको इधर लाते हैं। तो इसको इधर लाएंगे तो 14 आर माइनस 13 आर माइनस 1/3 आर, और यहाँ पे कितना है 14 एस, यहाँ पे कितना है 14 एस प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, इधर आएगा ये। तो ये कितना है 13.5 एस, 13.5 एस कितना है। तो यहाँ से कितना बच गया, 14 में से 13 गया, एक माइनस 1/3 आर, तो कितना 2/3 आर बच गया। 2/3 आर, यहाँ कितना बच गया हमें 0.5 मतलब 1/2 एस। अब सॉल्व कर लेते हैं और एस की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। आर और एस की इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारा 3/4। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सिमरन के मुकाबले राहुल की दक्षता का प्रतिशत क्या है। तो सिमरन की जिसके मुकाबले पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं नीचे करते हैं। तो ऑलरेडी हमारा नीचे है ही, तो राहुल ऊपर सिमरन नीचे, लाइक अपॉन 100 × 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। तो ये क्या 25, तो 25 × 75, तो हमारा क्या आ गया 75% आ गया। कौन सा सही है हमारा, सी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरह डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आया कैसे। क्योंकि हमें टोटल वर्क करने के लिए क्या चाहिए भाई, टोटल वर्क कोई भी काम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी इफिशियंसी क्या है और टाइम क्या लग रहा है। तो हमें तो वर्क पता हो जाएगा। यहाँ पे हमने इफिशियंसी दे नहीं रखी है और वही हमसे पूछा भी है, तो हम क्या करते हैं इफिशियंसी हमने मान लिया और टाइम दे रखा है। तो हमारा टोटल वर्क पहले कंडीशन की भी निकल गई जब सिमरन स्टार्ट करती है, दूसरे कंडीशन की भी जब वो राहुल स्टार्ट करता है। तो हमने क्या किया, टोटल काम तो एक ही कर रहे थे, दोनों को आपस में बराबर कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। तो राहुल एंड सिमरन की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, रेशियो मिल गया तो हम बता ही सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि दिया क्या और पूछ क्या रहा है और हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि सर इतना लंबा बता रहे हैं, तो मैं लंबा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप 2 लाइन में कर सकते हो, क्योंकि आपको उतना ही करना है जितना आप मतलब याद नहीं रख सकते, उतना ही लिखना है आपको। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको पूरा पेज भर देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं इसको 2 लाइन में नहीं सॉल्व कर सकता, कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा पेज समझाता हूँ कि ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है।
आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। कह रहा है एक क्रिकेटर एक निश्चित संख्या में पारियों में औसत स्कोर 45 है। जब उसने एक पारी में 0 का स्कोर किया तो उसका औसत स्कोर घटकर 42 रह गया। तो पिछली एक पारी में समेत कुल कितनी पारियां खेली गई हैं? तो पूछ रहा है उसने कुछ पारियां खेली जिसमें उसका औसत स्कोर 45 था, लेकिन अगले एक पारी में जब तक अगला एक पारी खेला, जैसे 45 था, अब लास्ट अब एक पारी उसने और खेली, उसमें क्या है 0 स्कोर किया, तो उसका जो एवरेज स्कोर था वो क्या हो गया? 42 हो गया। तो उसने पूछा है कि जो टोटल पारियां, मतलब जो आगे खेली है वो और जो पीछे खेली थी वो टोटल मिला के कितनी पारियां उसने खेली है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले इसका मैं एक बेसिक मेथड बताता हूँ। बेसिक, तो अगर एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम। क्या होगा यहाँ? टोटल पारियां कितनी खेली, टोटल इनिंग कितनी हुई, इनिंग मतलब पारियां। तो एवरेज हमें दे रखा है, टोटल सम हमें पता नहीं है, टोटल सम। लेकिन हाँ हम मान लेते हैं कि हमारा जो है इनिंग कितनी खेली गई वो एक्स खेली गई। तो टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा? टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा? इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 45x। ठीक, अब आगे कह रहा है 45x, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। आगे कह रहा है जी उसने एक पारी 0 स्कोर किया, मतलब एक पारी और खेली, तो उसका एवरेज जो है घटकर 42 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया सेकंड कंडीशन के लिए? ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, अब ये सेकंड कह रहा है जो कंडीशन उसके लिए। अब एवरेज 42 हो गया। अब टोटल सम कितना होगा? टोटल सम हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अब जो है पारियां कितनी है, पहले एक्स थी, अब एक और पारी खेला तो उसने कितना खेला, x+1 हो गया। तो अब टोटल सम कितना हो गया हमारा? अब टोटल सम हमारा कितना हो गया? अब 42 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 42x+42 कितना हो गया? 42। तो वो कह रहा है पिछली एक पारी समेत कुल कितनी पारियां खेली, ठीक है। तो अब हम एक पारी में, अगली पारी में बोला, पारी में उसने कितना रन बनाया था? 0 रन। कितना रन बनाया था? 0 रन। और अगर हमें अगली जो पारी उसने खेली है वो निकालना हुआ तो कैसे करेंगे हम? टोटल पारियां में जो रन बनाया और एक पारी पहले जो रन बनाया, तो यही तो होगी टोटल पारी में कितना रन बनाया उसने। टोटल पारियों में उसने रन बनाया 42x+42, और उसके पहले कितना रन बनाया था उसने? 45x। पहले उसने कितना बनाया था? पहले 45x। एक पारी और खेलने के बाद उसने क्या किया? 42x+42 रन बनाए इसने। कितना बनाया? टोटल सम, रनों का टोटल सम यही तो निकाले हैं हम। तो यहाँ कितना हो गया? अगर हम अगली पारी x+1 पारी का टोटल रन और x पारी का रन से घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? उस पारी में जितना रन उसने बनाया, तो बोला भी था कि उसने उस पारी में कितना रन बनाया था, उसने 0 रन बनाया था। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो 45x, यहाँ कितना हो जाएगा? -3x+42 बराबर 0। तो x बराबर 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x को इधर ले गए 42, तो x बराबर कितना? 14। तो टोटल पारियां उसने पूछी हैं, तो पहले उसने कितनी पारी खेली थी? x पारी खेली थी, और एक अगली पारी खेली जिसमें उसने 14 नंबर बनाया है। तो वो पूछ रहा है पिछली एक पारियों समेत कुल पारियां कितनी खेली, पिछली एक पारियों समेत कुल कितनी पारियां खेली, टोटल इनिंग कितनी खेली उसने, टोटल इनिंग कितनी खेली उसने? 14+1 में जिसमें 0 रन बनाया था उसने, कितना? टोटल 15। कितना? टोटल 15। कौन सा सही है हमारा? डी वाला। तो आपको ये बात याद रखनी है कि उसने पूछा क्या है और पता क्या है। ये बेसिक मेथड था हमारा, ठीक है। अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ट्रिक की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेटर एक निश्चित संख्या में
पारियों में हम मान लेते हैं पारियों की संख्या x है, उसने कितना बनाया 45 रन बनाया। फिर एक पारी और खेला उसने, अब पारियों की संख्या कितनी हो गई इनिंग की x+1, लेकिन अब क्या हुआ एवरेज हमारा घट करके कितना हो गया 42 हो गया। तो यहाँ पे बढ़ा कितना देख लेते हैं 1 बढ़ गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो 3 घट गया। हमने आपको बताया कि इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जो हमारा आएगा वो टोटल सम आएगा किसका, बढ़ी हुई इनिंग का। जो नेक्स्ट इनिंग है मतलब बढ़ी हुई इनिंग, जो बढ़ी हुई इनिंग है उसका टोटल रन आएगा। कितना आएगा, वो टोटल रन आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 45, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा -3x -3। जोड़ने की बात हुई थी तो हमने क्या किया, जोड़ लिया। और कितना रन बना रहा था उसने बता भी दिया है कि वो उस पारी में 0 रन बनाया है। कितना बनाया था 0 रन। बढ़ी हुई इनिंग की ये बताता है कि कितना रन उसने बनाया है, लेकिन वो पहले ही बता चुका है कि उसने कितना रन बनाया है 0 रन। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 -3 -3x को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x का मान कितना आ गया 42, सॉरी 14, x का मान कितना आ गया 14। तो टोटल इनिंग कितनी होगी हमारी टोटल इनिंग कितनी हो गई, टोटल पूछ रहा है तो कितनी है x+1 है। तो 14 + 1 बराबर कितना 15 इनिंग इसने खेली। तो ये हमारा था ट्रिक मेथड, ठीक है। आप दोनों आपको आना चाहिए ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज कर देते हैं, ठीक है। तो कितनी होती 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बेस इंटू हाइट, क्या होती है, यही तो होती है, बेस इंटू हाइट तो होती है। ये हमारी त्रिभुज हो गई। अब उसने बताया नहीं ना कौन सी त्रिभुज है, तो हम मान लेते हैं ये हमारी त्रिभुज है। ये हाइट हो गई हमारी, ये बेस हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले कंडीशन में तो हमारी यही रहने देते हैं। दो कंडीशन की बात करिए तो त्रिभुज 1 मान लेते हैं हमारी कितनी थी 1/2, हाइट जो है वो h थी, सॉरी बेस जो थी वो b थी, हाइट जो थी वो कितनी है हमारी h मान लेते हैं। लेकिन आगे कह रहा है कि अब क्या है, त्रिभुज दूसरे के एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा अगर प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, मतलब 1/2 तो वैसे ही रहेगा, बेस को भी दुगना कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो गया 2b, हाइट को भी दुगना कर दिया जाए तो क्या है, ये भुजा तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब हाइट को भी क्या कर दिया इसने दुगना कर दिया। तो अब हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितना आएगा 1/2 BH था, अब यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 4BH, कितना हो गया 4BH। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई भाई, यहाँ से देखा जाए तो कितनी वृद्धि हुई, अब आप बताओ। अब जो है 1/2 4BH है माइनस 1/2 BH, तो सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा। और पूछ रहा है कि परसेंटेज में मतलब कितनी वृद्धि हुई, परसेंटेज की बात कर रहा है तो पहले से कितनी वृद्धि हुई, पहले से ही तो अनुमान लगाएंगे हम,
तो हमारा कितना हो जाएगा, वृद्धि इतने की हुई किससे, पहले वाले त्रिभुज से, तो बी एच इंटू 100 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/2 बी एच कॉमन हो गया तो कितना आ जाएगा, 1/2 बी एच, यहाँ कितना बच गया 3, और नीचे 1/2 बी एच है, ये कैंसिल, इंटू 100 है, तो कितना बढ़ गया 300%, कितना बढ़ गया 300%, सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया मेरे फ्रेंड। तो ये कौन सा हमारा आंसर है 300%, तुम्हारा कौन सा आंसर है ई वाला। यहाँ पे मैंने जो ये किया, ये आप ना करके रखे, अगर आप हमेशा सॉल्व करने लगेंगे तो ये करेंगे डायरेक्ट त्रिभुज को, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 तो सेम रहेगा, हाइट बेस जो हमारा था पहले 1 मान लिया हमने, और बाद में क्या हो गई हमारी 1/2 तो ऐसे रहेगा, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, अब क्या होगा 2 हो गया, पहले 1 था बढ़ करके कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे बढ़ कितने का रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ रहा है किस पे 1 पे, इंटू 100 बराबर कितना 300%। तो ये चीज़ें मैंने यही शॉर्टकट में समझा दिया, ये चीज़ें मैंने डिटेल में समझा, क्योंकि जब आप बटे में किसी के रेशियो निकालते हो तो क्या होता है कि वो चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो कट जाती हैं, तो एच और बी जो दोनों तरफ थे वो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे आप डेली बाई डेली तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि ये चीज़ लेनी ही नहीं है हमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट यही कहूँगा कि आप अपने से सॉल्व जरूर करें, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अली और हमीद दोनों हसन से दोगुने कुशल हैं, यदि हमीद और हसन एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो वे तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, अली है, हमीद है, और कौन है हसन है, कौन है हसन है। क्या है, अली हमीद दोनों जो हैं हसन से दुगने कुशल हैं, मतलब हसन अगर 2 है तो हमीद और अली कितने कितने हैं, दुगने कुशल हैं, मतलब 2 टाइम्स, इनका रेशियो आ गया। अगर आप चाहो तो इनका मान सकते हो 2x, इनका 2x, इनका 1x हो जाएगा, इनकी क्या है ये इफिशियंसी। अगर आप चाहो तो इतना मान सकते हो, अगर ना भी मानना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रख लेंगे। ये क्या है कि बाद में क्या हो एक्स एक्स कट जाएगा तो कोई मानने का मतलब नहीं है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं आपको समझाने के लिए कि अली की इफिशियंसी कितनी है, अब 2x है, अभी तक जो है रेशियो में दे रखी थी, हमने मान लिया कि ये 2x है तो ये भी 2x, ये कितना है ये x है। ठीक है, क्या किया हमने सब में x का गुणा कर दिया। तो कह रहा है यदि हमीद और हसन एक कार्य को 45 दिनों में करते हैं तो टोटल वर्क हमें निकालना है, तो कैसे होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए एफिशिएंसी चाहिए, तो काम कितने दिन में कर रहे हैं टोटल 45 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, हमीद और हसन की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी है 3x है, तो 3x टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या हो गया, हमें टोटल वर्क मिल गया ना, 135x हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। क्या है हमारा टोटल वर्क, पूछ रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, अली हमीद और हसन मिल गए भाई, और टोटल वर्क हमारा कितना है, टाइम पूछ रहे हैं कितने दिन में करेंगे, टुगेदर वर्क कंप्लीट, तो कितना होगा 135 हमारा टोटल वर्क पता चल गया हमें, कितना 135x। तो अगर हमें टाइम निकालना हो तो इनकी इफिशियंसी से हम क्या करेंगे भाग देंगे, एफिशिएंसी कितनी है इनकी 2x 1x, टोटल कितने x हो गए 2x 2x प्लस x, तो इनका कितना हो गया 135x अपॉन कितना हो गया 5x, एक्स एक्स कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 7 35, कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये
27 डे में। तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 27 डे। कौन सा सही है हमारा? डी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एक्स मानना या ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो जब हम निकालते हैं तो क्या होता है कि वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? और ये तभी पॉसिबल है, आप समझ पाएंगे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तभी ये समझ में आएगा कि लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि लेने पे क्या है, आप एक्स लिखोगे हर जगह, वो टाइम आपका जाता है। तो यही सब टाइम जो है आपको बचाना है। तो ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बाय डेली कि हाँ कहाँ लेना है एक्स का मान, कहाँ नहीं लेना है। क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ कट जाएगा और किस क्वेश्चन में नहीं कटेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके उतना ध्यान से आप पढ़िए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है मुकेश ने गणना की कि 6 अवलोकन का औसत, अवलोकन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। कितना? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट किया उसने। ठीक है, कैलकुलेट उसने किया कि 6 ऑब्जर्वेशन का औसत 26 है यदि पहले 2 अवलोकनों का औसत 24 है और अगले 2 अवलोकनों का औसत 30 है, तो आखिरी 2 अवलोकनों का मतलब ऑब्जर्वेशन का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टोटल सम कितना होगा इनका? 6 का टोटल सम कितना होगा? तो 6 ऑब्जर्वेशन है और एवरेज का 26 है, तो टोटल सम कितना हो गया? 6 दूनी 12, 25 छक्के 150, तो कितना हो गया? 156। टोटल सम कितना हो गया इनका? 156। कह रहा है यदि पहले 2 अवलोकन, तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, क्या है ये? 6 है, 3 3 6। तो पहले 2 का कितना है? ए प्लस बी का कितना है? सम निकाल लेते हैं। तो सम कैसे आएगा? तो इनका एवरेज दे रखा है 24, ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2 हैं, तो इनका 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 48। अगले का कह रहा है, मतलब सी और डी का कह रहा है, तो सी और डी का टोटल सम कितना आ जाएगा? एवरेज है इनका 30 और कैलकुलेट कितना कर रहा है? 2 लोगों का, तो ये कितना हो जाएगा टोटल सम? 60। यहाँ 48 और यहाँ 60। तो ये किसका टोटल सम था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का सम था। तो अब सी प्लस डी का सम कितना आ जाएगा? और लास्ट में ई प्लस एफ का 156 माइनस 48 माइनस 60, तो ये कितना बच जाएगा हमारा? 8 छक 14, 108। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 48। एवरेज पूछ रहा है, एवरेज बराबर जानते हैं टोटल सम, सम ऑब्जर्वेशन। तो 2 लोगों की बात हो रही है लास्ट के, तो इनका टोटल सम कितना है? 48। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2 लोगों की बात हो रही है, तो 2 ही हैं, तो कितना आ गया यहाँ? 24। तो आंसर कौन सा है? ये बी। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस आपको समझ समझ के करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट आप इसे ध्यान से पढ़िए जितना हो सके। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक टैंक में रिसाव जो इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो रिसाव का मतलब हम क्या मान लेते हैं? माइनस, मतलब खाली कर रहा है उसे हम माइनस मान लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है? 6 घंटे में खाली कर दे रहा है। और एक नल चालू किया जाता है, अब मतलब एक भरने के लिए नल चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 4 लीटर टैंक में भरता है। तो टैंक में प्रति मिनट 4 लीटर जो भी है पानी है जो भी भरता है। अब टैंक 14 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब ये रिसाव वाला भी काम कर रहा है और टैंक में भरने वाला भी काम कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ चालू है। तो क्या होगा अब हमारा?
14 घंटे लगते हैं उसे खाली होने में। तो मतलब ए वाला खाली करने वाला भी चल रहा है और प्लस बी जो है वो भरने वाला भी चल रहा है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, 14 घंटे में खाली कर रहे हैं, मतलब माइनस का चिन्ह होगा। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 7 6 7 42, मतलब 42। तो 6 7 42, ये क्या है, माइनस है, ये खाली कर रहा है। और 14 दूना 28 3 42, तो ये भी खाली कर रहा है अभी भी। तो ये ए की इफिशियंसी आ गई। ये किसकी है, ए प्लस बी की इफिशियंसी है, तो हमें बी की इफिशियंसी मिल जाएगी। ए प्लस बी में से घटा दिया हमने ए, तो -7 तो ये कितना हो जाएगी हमारी बी की इफिशियंसी, 4 आ गई, वो भी प्लस की। मतलब ये बी वाला जो है 4 की इफिशियंसी से भर रहा है। तो कह रहा है टैंक की कुल क्षमता। अगर अब मान लीजिए रिसाव वाला नहीं चल रहा होता तो बी जो है पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लेता, पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लेता, कितना टाइम लेता। तो हमारा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा टाइम कितना लेता। टोटल वर्क हमारा कितना है 42, और हमारा जो एफिशिएंसी है वो कितना है 4 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 21/2, क्या लेता है 21/2 हावर। तो कह रहा है कि 4 लीटर 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है। तो अब टोटल कितने टाइम चलेगा हमारी ये बी जो है वो कितने टाइम चलेगी। अगर हम इसे मिनट में चेंज कर दें तो 21/2 गुणित 60 से अगर गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 30। अब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 1 का 3 3 दूनी 6, 630 मिनट। तो 630 मिनट में कितना भर देगा ये, क्योंकि टैंक भरने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, 630 मिनट चलना पड़ेगा, तब जाके टैंक भरेगी। अगर 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो 630 मिनट में कितना भर देगा वो, 4 गुणित 630। तो ये कितना होगा, 4 3 12, 6 चौक 24 1 25। तो ये कितना हो गया हमारा 2520 लीटर। कितना हो गया हमारी क्षमता 2520 लीटर। कौन सा सही है हमारा, एक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है और दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ कि इसे करना कैसे है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है जब एक अकेले कोई काम करता है, ए अकेले कोई काम करता है तो उसे पूरा काम को पूरा करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 25 दिन अधिक लगते हैं, जबकि बी अकेले उसी काम को पूरा करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लगता है। ए और बी मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप अगर इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपको 2 पेज भी भरने पड़ सकते हैं। तो इतना तो टाइम हमारे पास होता नहीं। तो इसका एक सीधा सीधा सिंपल होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहे कि 2 लोगों से कि इससे ज़्यादा टाइम लगता है, और मतलब ए प्लस बी से ए ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम लेता है, बी इतना ज़्यादा टाइम लेता है, तो हम क्या करते हैं इसका सीधा सीधा अगर हमसे पूछे तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय जो होता है, लिया गया समय जो होगा वो सीधा सीधा आप ये कर दीजिए कि अंडर रूट ए का जो बढ़ा हुआ समय है कितना देर में कह रहा है 25 दिन अधिक लेता है, इंटू बी द्वारा जो बढ़ा हुआ समय है वो कितना है 16। बस यही हमको करना है कि ए प्लस बी द्वारा जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है
उसी को हम क्या करते हैं, अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। यही होगा हमारा कितना, 5 आ जाएगा इससे, ऐसे कितना आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो a प्लस बी द्वारा जो समय लगेगा वो 20 डे लगेगा। इसमें बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि टोटल टाइम का जो है, जो कह रहा है a प्लस बी द्वारा, उससे जो बढ़े हुए समय हैं उन्हीं का हम क्या करते हैं, अंडर रूट में गुणा कर देते हैं, उनको अंडर रूट से सॉल्व करके बाहर निकाल लेते हैं। वही क्या होता है हमारा a प्लस बी द्वारा लिया गया समय। तो जब मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अगर आप इसको समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और आपको पूरा बेसिक से नहीं करना है, क्योंकि भाई एग्जाम में हमको टिक करना होता है, ना कि ऐसा है कि पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है कि दूध और पानी का 160 लीटर मिश्रण, जिसमें 37.5% पानी है, और कोई 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें y% दूध है। यदि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 62.5% है तो y का मान बताना है, ठीक है। कह रहा है दो क्या है कि दो हमारे पास मिक्सचर है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक तीसरा मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो उसमें हमें बताना है कि y, मतलब दूसरे मिक्सचर में उसने क्या एक वेरिएबल दे रखा है y%, तो उसी का मान हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले बेसिक से प्रोसेस से, बेसिक पूरा प्रोसेस से करते हैं। कह रहा है 160 लीटर, 160 लीटर कोई मिक्सचर है, ठीक है। उसमें क्या है, वाटर और मिल्क की बात कर रहा है, तो मिल्क एंड वाटर। तो कह रहा है 37% वाटर है, 37.5% वाटर है, तो 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 ही तो होता है, नहीं पता तो ये देखिए 12.5% का तिगुना तो होता है, 3 गुणित 12 12.5% का मान कितना 1/8, तो यहाँ कितना हो गया 3/8। 8 हमारा जो क्या है वो टोटल है, और जो 3 है वो क्या है हमारा वाटर है। क्योंकि हम कैसे बताते हैं कि भाई कि इतना पानी है और इतना परसेंट पानी है, इतना परसेंट मिल्क है, क्योंकि हम उसकी तुलना जो है टोटल से करते हैं, टोटल में से ही तो बताएंगे हम कि इतना पानी है या इतना मिल्क है। ऐसे सीधे तो हम बता नहीं सकते कि 37%, 37.5% हमारा क्या वाटर है, तो वाटर है तो कितने से है भाई, कि तुलना तो करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करते हैं टोटल में बताते हैं कि इतना जो है हमारा वाटर है। तो हमारा टोटल यहाँ क्या है 8 है, तो 8 हमारा क्या है टोटल है, मतलब मिल्क एंड वाटर दोनों, जिसमें 3 क्या है वाटर है, तो पानी मिल्क कितना होगा, अगर 3 वाटर है तो हमारा मिल्क कितना होगा 5, टोटल हमारा क्या है ये 8 है। तो ठीक, अब आगे कह रहा है कि 120 लीटर है, आगे कोई दूसरा मिक्सचर है, ये था मान लीजिए 120 लीटर, ये बी है, इसमें मिल्क क्या है एंड वाटर का रेशियो, जिसमें y% मिल्क है, तो y% मिल्क है तो कितने का 120, y% मिल्क है मतलब y/100%, यहाँ कितना होगा, तो अगर y% हमारा मिल्क हो गया, ठीक है, y% मिल्क है गया तो वाटर कितना होगा 100 माइनस y%। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर दिया हमारा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेशियो 5:3 का आया तो 160 लीटर बराबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा मिल्क हमारा यहाँ कितना आएगा 5×3 8 यूनिट बराबर कितना 160, तो 1 यूनिट का मान कितना 20, तो हमारा मिल्क यहाँ कितना है 100 लीटर, यहाँ कितना है वाटर 60 लीटर, क्योंकि 8 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना 20 लीटर, और यहाँ पे कितना दे रखा है 120, तो यहाँ पे क्या है कि 120 में y/100 जो है वो मिल्क है, और कितना वाटर कितना है
120 में वाटर कितना है 100 माइनस वाई बटा 100, ये हमारा क्या है वाटर है। अब हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, मिल्क एंड वाटर को क्या करते हैं हमने जोड़ दिया। मिल्क हमारा कितना हो गया 100 प्लस यहाँ कितना है 120 वाई बटा 100 और बटा कर लेते हैं। यहाँ कितना है 60 लीटर वाटर है, मिल्क एंड वाटर, और यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया 120 100 माइनस वाई बटा 100। यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता, लास्ट में कह रहा है कि जो मिलाने के बाद जो है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, दूध की सांद्रता 62.5 लीटर है, तो 62.5% का मान कितना होता है 5/8 होता है, क्योंकि ये 12.5 का 5 टाइम्स ही तो है। तो अगर हमारा टोटल 8 है तो यहाँ पे ये 5 कितना है हमारा मिल्क है, तो 5 मिल्क है तो टोटल 8 है, तो वाटर कितना होगा 3, और हमारा कितना आ रहा है वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये और दिया कितना है 5/3, तो ये आ गया हमारा। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, सॉल्व कर लेते हैं। 5 का गुणा इधर किया तो कितना हो जाएगा ये 500 प्लस 6y बटा कितना 5, अब पूरे का बटा कितना 5 के 300, यहाँ कितना हो जाएगा ये प्लस 600 और माइनस 6y, क्योंकि 6 का गुणा अंदर कर रहे हैं तो 5, यहाँ कितना आ जाएगा 5/3। ठीक, अब क्या 5 से 5 कैंसिल, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम मिटा देते हैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है तो इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर कर देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 × 1500 प्लस 6 × 18y, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 6 × 3 = 9 बचे 45 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना 6 × 5 = 30y। ठीक, अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 48y बराबर कितना 3000। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 3000/48, तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कटेगा और 2 से काट देते हैं, 2 × 3 = 6, 2 से 14, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, कितना आ गया हमारा 62.5%। कितना आ गया हमारा 62.5%। वाई का मान कितना आ गया 62.5%। तो इतना लंबा आपको नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें इसमें से काफ़ी चीज़ें छोटी हो जाएंगी, वो डिपेंड करता है कि आप कितना शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये था बेसिक मेथड। तो अब हम बताते हैं आपको ट्रिक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा। चलिए ट्रिक मेथड बताता हूँ मैं। कह रहा है दूध और पानी 160 लीटर मिश्रण है जिसमें 37.5 लीटर पानी है और 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है जिसमें y लीटर दूध है, और यदि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता इतनी, सब हर जगह पे दूध, यहाँ भी कह रहा है यहाँ भी कह रहा है, तो यहाँ भी हम दूध ही लेते हैं। तो ये हमें अगर 37.5% पानी है तो मिल्क कितना होगा, क्योंकि 100 माइनस 37.5%, तो 100% में से 37.5% मिलाएंगे तो कितना 62.5% क्या होगा हमारा मिल्क होगा। और बी में कह रहा है कितना होगा y% मिल्क है। ठीक, इनका एवरेज जो है लास्ट में दोनों को मिलाने पर
कितना मिल्क में मिल रहा है। ये बात याद रखनी है कि जब हम मिल्क ले रहे हैं तो ए बी और ए को भी हम मिल्क लेंगे और बी को भी मिल्क लेंगे और जिनका मिलाने पर जो आएगा उसका भी हम मिल्क ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वाटर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी अगर यहाँ पे हम ए में वाटर लेते हैं तो बी में भी वाटर लेना पड़ता है और जो इनका एवरेज आता हमारा, जो मिलाने पर तीनों को आता हमारा, दोनों को मिलाने के बाद जो लास्ट आता मिक्सचर, उसमें भी हम कर लेते हैं वाटर ही लेते हैं। तो हमने मिल्क लिया है तो हम मिल्क ही हर जगह ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये यहाँ पे क्या आता है हमारा, कितने हम रेशियो में मिलाए हैं। तो यहाँ पे कितना हमारा 160 मिलाया हमने और यहाँ पे 120 मिलाया। टोटल रेशियो में किस में मिला, 160 लीटर यहाँ मिला 120। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इनको रेशियो में कर लेते हैं। तो 20 अट्ठे 160, 20 छक्के, तो यहाँ कितना आ गया 4, 3 का रेशियो आ गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 62.5 में से 62.5 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 62.5 में से माइनस वाई घटा दिया हमने। यही तो हम करते हैं कि इधर से इधर इसमें इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया, ये 3 आया। इसका इसमें से इसको घटाया तो यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यही तो हम करते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, ठीक, इसका गुणा हम इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 62.5% माइनस वाई बराबर कितना, ये 0। इसका गुणा इधर फिर कर देते हैं तो ये भी क्या होगा 62.5 माइनस वाई बराबर 0। तो वाई बराबर क्या 62.5%। तो वाई का मान कितना आ गया 62.5%। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप प्रैक्टिस डेली बाई डेली करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।